नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए नूरुल हुदा साहब हैं। नूरुल हुदा साहब, अगर हम कहें तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की रीढ़ की हड्डी हैं, यानी जिस तरीके से शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही हड्डी होती है, उसी तरीके से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में नूरुल हुदा साहब उतनी ही ज़रूरत है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहेंगे सबसे ज़रूरी बातें आपसे, आखिरी बार कब मौलाना साहब से आपकी बातचीत हुई थी? सबसे पहले ही जानेंगे। अभी तो लखनऊ में हम लोग 3 दिन पहले लखनऊ ही थे जी। और वहाँ तमाम पार्टी की रणनीति बनाई जा रही थी कि 2022 में कैसे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को बाहैसियत बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से और मौलाना आमिर रसादी साहब ने एक गठबंधन बनाया है, यूडीए, इसका क्या मतलब है सर? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जैसे एनडीए है, यूपीए है जी, उसी के टक्कर में एनडीए नहीं, एनडीए नहीं है, यूडीए है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है जी। इसमें मौलाना आमिर रसादी साहब इसके कन्वीनर हैं जी। और हमारे साथ सहयोगी दल पीस पार्टी है, डॉक्टर अयूब साहब पूर्व विधायक, हमारे साथ आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी हैं जी। किसान पार्टी है, नागरिक एकता पार्टी है और इस तरीके से शोषित वंचित समाज के वो सभी दलें हैं जिनको आज तक सत्ता के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया जी। उन सभी दलों को लेकर के मौलाना आमिर रसादी साहब ने एक कोशिश की है कि हम सबके हिस्सेदारी को दिला सकें जी। जो अब तक चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, उन सरकारों में उनको हिस्सेदारी नहीं मिली जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बटला हाउस का मामला बताएं, क्योंकि उसी के बाद आजमगढ़ में एक नई आवाज़ निकली थी RUC। ये पूरा बताएं, क्या हुआ था बटला हाउस के दौरान 2008 में, क्या वजह थी वहाँ पे? उस वक्त आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाया गया था। पूरा शुरू से बताएं जितना आपको मालूम है या आपकी नज़र में क्या है। मालूम क्या, हम लोग तो उसके उस संघर्ष को, उस आवाज़ को और आजमगढ़ पे लगे उस धब्बे को मिटाने की भरपूर कोशिश ही नहीं, बल्कि हमारे जितने विसात थे उससे कहीं आगे बढ़ कर के हम लोगों ने आंदोलन किया। बटला हाउस इनकाउंटर एक सोची समझी साजिश थी, इसलिए कि इस देश के अंदर हमेशा से मुस्लिम पार्टियों को और ख़ास करके मुसलमानों को दबाने की एक कोशिश रही है। कांग्रेस ने भी हमेशा, देखिए, दलित और मुसलमान उसके वोट बैंक रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को कभी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किए। जब मुसलमान बहुत तेजी से एजुकेशन के तरफ आगे बढ़ रहे थे इस दशक में और तमाम कंपनियों में नौकरियों में जब आना शुरू किए जी, तो एक उनके अंदर भय का माहौल कायम करने के लिए कांग्रेस ने ये बटला हाउस इनकाउंटर कराई और उसी की हम लोग ये बार बार डिमांड करते रहे कि इसकी जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भाई, हमारे बच्चे अगर आतंकवादी थे तो वो जांच से क्यों घबरा रही थी कांग्रेस? इसीलिए, और जिस तरीके से आजमगढ़ को आतंक के साए में, यहाँ तक कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सिर्फ आजमगढ़ के निवासी होने के नाते दूसरे शहरों में उनको कहीं फ्लैट नहीं मिल रहा था, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा था। जिस भी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे वो इंटरनेशनल किसी भी कंपनी में अगर वो सेवा दे रहे थे, तो उनको सिर्फ आजमगढ़ के निवासी होने के नाते निकाला जा रहा था। और उस लड़ाई को हम लोग ये वेट एंड वॉच कर रहे थे कि अब कोई हमारी आवाज़ बने, अब कोई इस लड़ाई को लड़े।
अब कोई सोकाल सेकुलर पार्टी बोले, अब कोई कांग्रेस से बोले, कोई सपा का बोले, कोई बसपा का बोले, कोई भाजपा का बोले, जब हर तरह से निराश हो गए तब शेरे हिंद मौलाना आमिर रशादी साहब एक मदरसे से निकलते हैं और निकल करके उन्होंने आवाज़ दिया कि आज के बाद अगर इस इलाके में बिना नंबर की एटीएस की गाड़ी आई तो उसको फूंक देना और कह देना कि मौलाना आमिर रशादी ने फूंका है। ये एक हौसला दिया आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के नहीं बल्कि पूर्वांचल और प्रदेश और देश के नौजवानों में एक हौसला बर्पा किया। और स्पेशल ट्रेन हम लोग बुक करके ले गए यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर पर जी, और ले जा कर के वहाँ सोनिया मैडम, मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री को और पी चिदम्बरम को जो गृह मंत्री थे उस समय, हम लोगों ने चेताया कि आज के बाद अगर आजमगढ़ और पूर्वांचल के नौजवान अगर कहीं दिख जाए तो अपने पुलिस से कह देना कि 200 मीटर दूर हो जाए। और उसको बार बार उसके बाद हम लोगों ने यहाँ यूपी में बसपा की सरकार थी, हम लोगों ने दबाव बनाया। कांग्रेस की सरकार उस समय समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चल रही थी। हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी आप जो है वहाँ से समर्थन वापस ले लो ताकि सरकार गिर जाए, और सोनिया मैडम से कहो कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम जिंदा हैं, अगर हम यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं या हमारी पार्टी अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो उसमें मुसलमानों का वोट, नोट और सपोर्ट है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यूपी के अंदर धाराशाही हो जाएंगे। लेकिन न समाजवादी पार्टी रोल अदा की, न बसपा की, न कोई किया। उसके बाद बटला हाउस के मुद्दे पे आपने देखा कि जब राहुल गांधी जब आजमगढ़ के अंदर आते हैं तो 3.5 घंटा हमने सिविल कॉलेज के अंदर बंद करके रखा और हमने 11 सवालों का जवाब लेने के लिए हमने मीडिया के लोगों को घेर करके रखा कि इस सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपका संबोधन सिविल कॉलेज में होगा। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष ही, बार बार हमको लेकर के लोग, उस समय मैं छात्र संघ का महामंत्री भी था निवर्तमान, वहाँ हमको ले जा कर के बंद कमरे में बात कराना चाहते थे। हमने कहा कि बंद कमरे में सौदे तय होते हैं, मुद्दा तय नहीं होता है। आपको अगर मुद्दे पे बात करना है तो मीडिया के सामने राहुल गांधी जी बात करें और बटला हाउस के मुद्दे पे कांग्रेस अपनी चुप्पी तोड़े, वरना यूपी में राहुल को घेरा, अब शीला की बारी है, अगर उस पर भी न माने तो पूरे देश की तैयारी है। और उसके तहत हमने कानपुर में रोका 15 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद रामपुर में रोका, जेल गए, लाठी खाए, लेकिन इन जालिमों से न उनके पुलिस से डरने का काम किया, न पुलिस की लाठी से डरने का काम किया, न जेल के सलाखों से डरने का काम किया, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया हमने। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का उदय नो डाउट बटला हाउस इनकाउंटर से हुई है, लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है जी, अब हम एक राजनीतिक दल हैं और हम वितरण प्रणाली को सही करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा ये बताएं नूरुल हुदा साहब, आपने अभी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था 2008 में जब सरकार चल रही थी कांग्रेस की, तो मुझे ये बताएं कि 2008 से आजमगढ़ के कुछ चंद गाँव में से आतंकवादी पकड़े जा रहे थे उन सरकारों में, जो वाकई कोई पीछे से बैकग्राउंड कुछ उनका ख़राब नहीं था, खाली आतंकवादी कहे जा रहे थे। आज जब हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, तो मुझे बताएं 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने आतंकवादी पकड़े गए आपके आजमगढ़ से? जिनको हम अपना कह रहे थे उनसे तो पकड़े गए, हमने देखा। जिनको हम कह रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, हमें बताएं कि कितने मुसलमान आतंकवादी पकड़े गए हैं? आप बताएं हमें इस बात को। देखिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि वो एक जांच का विषय था। हम बार बार इस पे ये डिमांड कर रहे थे। अभी बीजेपी सरकार में भी हम लोग एक बार जा कर के जंतर मंतर पे धरना दिया और कहा कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दी जाए। और जहां तक आतंकवादी का सवाल है, ये कोर्ट तय करेगी कि कौन मुलजिम है और कौन मुजरिम है। जी, ये जांच का विषय है। ये जो मुसलमान पकड़े जाते थे, ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे वोटों की राजनीति थी ताकि हम इसी सब में उलझे रहें। हम हिस्सेदारी की बात न करें, हम रोजगार की बात न करें, हम शिक्षा की बात न करें। कांग्रेस सरकार हो चाहे पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं, जहाँ जहाँ
मुस्लिम बड़े आबादी थे, जहाँ स्कूल बनने चाहिए थे, जहाँ इंटर कॉलेज बनने चाहिए थे, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए थे, जहाँ मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए थे, जहाँ यूनिवर्सिटी बनने चाहिए थे, वहाँ पुलिस स्टेशन खुलवाने का इन्होंने काम किया, इन सरकारों ने। तो ये एक सोची समझी एक प्लानिंग है इनकी, और उसके तहत देखिए सिख से सीख लेना चाहिए। एक बार सिख को भी आतंकवादी बनाया गया था 84 के दंगे में जी। जब सिखों के ऊपर हमला हुआ तो सारे सिख समाज के लोगों ने, उस समय बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उनको एक दिन का जूता पालिश कराया गया गुरुद्वारा में। ये सजा दिया उन लोगों ने, उस समाज के लोगों ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना प्रताड़ना हुआ, इस आजमगढ़ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करके जलील किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया, इस्लाम को बदनाम किया गया, इन्होंने अपने नेताओं को कौन सा सजा दिया? वो समाजवादी के पिछलग्गू बने हुए हैं, कोई बसपा का पिछलग्गू बना हुआ है, कोई कांग्रेस का पिछलग्गू बना हुआ है। और ये सेकुलर शब्द, मैं तो कहता हूं कि भाई सेकुलर कौन है? लोग कहते हैं कि समाजवादी सेकुलर है, बसपा सेकुलर है, कांग्रेस सेकुलर है। सेकुलर की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जी। सेकुलर वो है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। जी जी। अरे वो नास्तिक है, ठीक है। तो क्या इनका धर्म नहीं है अखिलेश यादव का? ये कहते हैं, अभी एक रथ में बैठे थे, ये अभी कह रहे थे, देखिए ये हिंदू, ये हिंदू, हाँ। ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू। यानी आज गोडसे और गोवारकर को सारी पार्टियां फॉलो कर रही हैं, इस तरह से हावी हो गया है। जी। तो ये इनके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है, बस इतना ही है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी ऊपर भगवा पहनते हैं तो मुलायम सिंह यादव उनका परिवार भगवा चड्ढी पहनता है, बस फर्क इतना ही है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। अच्छा, चलिए दूसरी बात जानना चाहूँगा, आपने कुछ मुद्दों की बात की, तो सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहूँगा, ऐसे में जहाँ खुले मंचों से दावे किए जाते हैं कि शिक्षा में हम सबसे आगे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है शिक्षा में, लेकिन वही नेता खुले में रैली करते हैं, बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र, बिना कुछ, और हमारे अध्यापक छिपे। ये सवाल आपसे ख़ास करना इसलिए था क्योंकि आप भी एक ज़माने के स्टूडेंट और वो भी उसमें भी लीडर थे, इसलिए आपसे ये करना बहुत ज़रूरी था कि जहाँ टीचर छुप छुप के पढ़ा रहे हैं वही नेता खुलेआम और ऊपर से Z+ सिक्योरिटी के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो चाहती है कि लोग शिक्षा से दूर रहें जी, इसलिए कि अगर हमारा तबका, हमारा समाज और ये देश का नौजवान अगर पढ़ा लिखा रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, हाई एजुकेटेड रहेगा, तो उनसे सवाल करेगा, रोजगार की मांग करेगा। जी। बात एजुकेशन सेंटर की करेगा, बात देश के विकास की करेगा, जी। तब इनकी न जातिवाद की राजनीति चल पाएगी, न धर्मवाद की राजनीति चल पाएगी। इसलिए शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। रहा सवाल कोरोना का, तो न्यूक्लियर का ये तीसरा, हमें तो लग रहा है कि ये तीसरा नियम है कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ता है वैसे वैसे शिक्षा का ग्राफ गिरता जाता है, और जैसे जैसे शिक्षा का ग्राफ बढ़ता है वैसे वैसे कोरोना का ग्राफ गिरता जाता है। तो ये एक सोची समझी साजिश है, और जहां चुनाव होता है वहीं कोरोना क्यों आ जाता है? दूसरे, अगर कोरोना एजुकेशन सेंटर के लिए है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लिए है, तो वही कोरोना क्यों नहीं इनके रैली के लिए क्यों नहीं होता है? जी। इनके रैलियां कैसे हो रही हैं? अमित शाह जी 1,000 5,000 की भीड़ लेकर के आप जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। जहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, वहाँ कोरोना है। जी। तो ये एक बड़ा सवाल है, और इस देश का युवा आप समझ रहा है, देश का नौजवान अब इनके रणनीति को समझ चुका है कि इनको न तो मंदिर बनाना है, ये इनको मंदिर नहीं बनाना, इनको सरकार बनाना है। अब देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। अच्छा। इसलिए
अब ये तरह तरह के मुद्दे को देखिए, एक मुद्दा अभी खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा मुद्दा मोदी जी ला देते हैं। और जब इस देश को संकट में मोदी जी डाल लेते हैं तो तुरंत फुर से फ्लाइट से कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कहीं जर्मनी चले जाते हैं, कहीं पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, तो कहीं अफगानिस्तान चले जाते हैं, तो कभी अमेरिका चले जाते हैं। आप देखिए नोटबंदी के समय मोदी जी जब ये देश की जनता जब बैंकों पे लंबे लंबे कतार थे तो मोदी जी संसद से फरार थे। और मोदी जी वहां जापान से जाकर कह रहे हैं कि मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, ये कल तक गंगा मैया में जो 5 रुपया और 10 रुपए की नोट डालते थे, आज 500 और 1000 रुपए की नोट डालते हैं। तो इनकी नौटंकी जनता समझ चुकी है। अच्छा देखिए, इस वक्त आप तो हूबहू कॉपी करते हैं पीएम से। देखिए, पीएम की कॉपी नहीं है, ये युवाओं की एक पीड़ा है जी। इस देश की जनता की एक पीड़ा है, और इस पीड़ा को हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बयान कर रहे हैं जी। तो जिस तरीके से यहाँ इस देश की जनता परेशान है, इस देश की जनता आज रोजगार मांग रही है, आज इस देश की जनता रोजगार मांग रही है, शिक्षा मांग रही है, एजुकेशन मांग रही है। यहाँ देश की जनता को चाहिए, अंतिम नागरिक को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। लेकिन इस देश की जनता को 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है। इस देश की जनता को फ्री में राशन नहीं चाहिए। अगर मोदी जी कुछ देना चाहते हैं तो इस देश की जनता को फ्री में शिक्षा दें, इस देश की जनता को रोजगार दें, इस देश की जनता को रोजगार के अवसर दें, ताकि हमको पलायन विदेशों में न करना पड़े। यहाँ पूर्वांचल के नौजवानों को यहाँ अमेरिका में न जाना पड़े। यहाँ जो है कोई इस तरह के कल कारखाने हमारे पास नहीं हैं, ताकि हम जो है कहीं दूसरे गांव में जाके हम अपने यहाँ काम कर सकें। आज सवाल इस बात का है। अच्छा ये बताएं, जिस तरीके मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा अभी, थोड़ा हम बाद में आपसे बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दे और रह गए हमारे। तो आखिरी सवाल ये रहा, खाद के मसले को लेके एक बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने मायावती जी के हेलीकॉप्टर को रोक लिया था। कितना? मायावती जी के हेलीकॉप्टर को नहीं रोका था। हाँ। बलराम यादव यहाँ खाद्य मंत्री थे जी। और उस समय आजमगढ़ के लोगों को खाद नहीं मिला था। किसानों को लेकर के 2006 में वो इनका मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और आजमगढ़ में उनका प्रोग्राम था। हमने इस सवाल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का उड़न खटोला रोकने का काम किया। अच्छा। और यहाँ की उनको 11 बजे यहाँ उतरना था, लेकिन वो 4 बजे उतरे, जब हमको जेल में डलवा लिए तब उतरे। ये है। आपको जेल जाने के बाद उतरे? वो जेल में डलवाने के बाद जो है उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया। और इस तरह के सवाल पे बहन जी को भी हमने घेरा था छात्र संघ के मुद्दे पे। क्या बात? वो क्या छात्र, वो जब आती हैं छात्र संघ पे बैन लगा देती हैं। हम कह रहे हैं कि जब कॉलेज से इंजीनियर निकलेगा, कॉलेज से डॉक्टर निकलेगा, कॉलेज से मास्टर निकलेगा, कॉलेज से साइंटिस्ट निकलेगा, सारे लोग जब कॉलेज से निकलेंगे तो नेता कहाँ से निकलेगा? ये एक नर्सरी है राजनीति की, जहाँ जैसे सारे लोग पैदा होते हैं, सबका डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से छात्र राजनीति, छात्र संघ से नेता पैदा, छात्र संघ के जो नेता पैदा हुए, जो राजनीति में आए हैं, वो लालू यादव हों, चाहे नीतीश हों, चाहे अन्य लोग हों, वो देखिए उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेवा का भाव होता है। लेकिन जो लोग देवारा में कट्टा चला के आते हैं, रमाकांत जैसे लोग, तो गुंडागर्दी की ही तो बात करेंगे, या ब्रिजेश सिंह, या इस तरह के जो भी माफिया हैं। आज सारे माफियाओं पे योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों और पंडितों पे क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं उनके अंदर बिरादरीवाद है। ये बुलडोजर ब्रिजेश सिंह पे क्यों नहीं चलता है? ये उनका मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर जो है यहाँ बगल के सीट जो है जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह पे क्यों नहीं चलता है? जो 25,000 की इनामी होते हुए खुलेआम जो है क्रिकेटों का उद्घाटन करते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं,
इसका मतलब कि खास बिरादरी को सह दिया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी गुंडों की बात करें, कह रहे हैं अमित शाह भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि गुंडे अभी इस प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी वैसी साहब को क्या ये जब गुंडा भगा रहे थे तो वैसी साहब की गाड़ी ऑटोमेटिक मिल गई क्या कि जो गोलियां चलाना शुरू कर दिए? इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजम्मत करती है। कल भी जो हम लोगों को सूचना मिली, हम क्षेत्र में थे दीदारगंज, वहाँ हमने इसकी मजम्मत किया और उन गुंडों का ये पर्दाफाश किया जाए कि इसके पीछे साजिश किसकी है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के बार बार नाथूराम गोडसे की सोच को दोहराना चाहते हैं इस देश के अंदर बार बार। और आज़ाद हिंदुस्तान में अभी देखिए बीजेपी की एक नेता गांधी जी की प्रतिमा को लेकर के पिछले अलीगढ़ के अंदर गोली मारी, उनके खून निकाली, ये बताना चाहिए। उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। तो हम लोग गांधी के फॉलोअर हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, अशफाकुल्ला खां को मानने वाले लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं। इन नाथूराम गोडसे और गोवरकर के जो सोच के लोग हैं, देश की जनता इस बार उनको भी 2 डोज देना है इस पर हिंदुस्तान के लोगों को। एक डोज 2022 में दे दीजिए और दूसरा डोज जो है 24 में दे दीजिए। ये एंटीबायोटिक दवा होगी, वो खुद ही इस सोच के लोग जो है इस सत्ता से बाहर हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें कुछ समय देने के लिए। आपसे फिर बातचीत करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि हमारे बाकी सवाल, ज़्यादातर सवालों के जवाब रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।